नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कहें कश्मीर घाटी में भारत सरकार इस समय भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एक अभियान चला रही हैं। जितनी भी मस्जिदें हैं और जो मदरसे हैं उनका एक तरह का सर्वेक्षण चल रहा है। उनको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें उनको बताना है कि ये जो मस्जिद बनी इसके लिए पैसा कहाँ से आया, कितने में बनी, मस्जिद से जुड़े हुए कौन लोग हैं, यानी उसके मुतवल्ली कौन है, और उसके अलावा जो अजान देता है मुअज्जिन वो कौन है, और इन सब और उसकी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कौन हैं, उनके सारे डिटेल, पर्सनल डिटेल, न केवल मोबाइल नंबर बल्कि IEMI नंबर भी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास एक फ़ोन है उसमें आप सिम बदल के जो है अगर बात करते हैं तो अगर IEMI नंबर है तो पता चल जाएगा कि कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से ये चलाया जा रहा है और कौन है इसका मालिक। उसके अलावा उनको ये भी बताना है कि किस सेक्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब वो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, हनफी हैं या अहले हदीस को मानने वाले हैं। और इसके साथ साथ इन सब लोगों के बैंक डिटेल्स और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब मांगा जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है अभी याद होगा आपको, भूले तो नहीं होंगे मुझे उम्मीद है। लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर था जिसने अपने को उड़ा लिया, आतंकवाद की उस घटना को ट्रेस किया गया तो नौगाम जो कश्मीर घाटी में है वहाँ की एक मस्जिद से मिला। पता चला उस मस्जिद का जो मौलवी है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है पढ़े लिखे, खास तौर से डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोगों को आतंकवाद के लिए। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उसका संबंध था, वो बड़ा रैकेट चल रहा था। गुजरात में भी पकड़ा गया, देश के अलग अलग राज्यों में पकड़ा गया। उसके बाद से एजेंसियों ने ये काम शुरू किया। देखिए, कश्मीर की समस्या को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर की समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू की पैदा की हुई है। एक समय जब एक्सेशन का मामला चल रहा था और पाकिस्तान की फ़ौज कबायलियों के रूप में घुसने लगी थी जम्मू कश्मीर में, तो एक बैठक हो रही थी। उसमें सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लोग थे और एक यंग मिलिट्री ऑफिसर, कर्नल रैंक का, जिसका नाम अब सभी लोग जानते हैं, सैम मानेकशॉ। आखिर में झल्लाकर सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जवाहर, ये बताओ कि तुम कश्मीर चाहते हो कि नहीं। तो नेहरू ने कहा, मैं बिल्कुल चाहता हूं। तो सरदार पटेल मानेकशॉ की ओर मुड़े और कहा, कर्नल, यू हैव योर ऑर्डर्स। और उसके बाद जो है भारतीय सेना भेजी गई और क्या हुआ वो सब इतिहास का हिस्सा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो शेख अब्दुल्ला आए दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू से मिले। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि अपने प्रतिनिधि भेजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बनाने के लिए। शेख अब्दुल्ला ने मना कर दिया, कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा संविधान अलग होगा, हमारी संविधान सभा अलग होगी। नेहरू ने कहा कि भाई, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों वंचित करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हम भारत का जो संविधान है उससे अलग हैं। फिर दोहराया कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारे मुताबिक वहाँ का संविधान बनेगा, हमारे मुताबिक वहाँ का शासन चलेगा। तो थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब देश का विभाजन हो रहा था उस समय शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये पाकिस्तान में जाना चाहिए। लेकिन वो एक एश्योरेंस चाहते थे जिन्ना से कि जिन्ना पाकिस्तान में कश्मीर का जो सब नेशनलिज्म है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जिन्ना ने साफ मना कर दिया। जिन्ना ने कश्मीर क्या, बलूचिस्तान को भी नहीं माना, खैबर पख्तूनख्वा के भी सब नेशनलिज्म को नहीं माना। तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला के पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय भारत में रहने के। तो अब उनका दूसरा लक्ष्य क्या था कि पाकिस्तान में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान के संरक्षण में, भारत के संविधान के तहत एक पाकिस्तान बनाएं भारत में। और उन्होंने बनाया। जम्मू कश्मीर
भारत के संविधान के संरक्षण में बना हुआ भारत के अंदर एक पाकिस्तान है। अगर कश्मीर की समस्या हल करनी होगी तो इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। और आप देखिए, वहाँ जिहाद कोई जो है अचानक नहीं शुरू हुआ है, नया नहीं है, आज़ादी के समय से ही लगातार चल रहा है। सबसे उसका विद्रूप रूप हम लोगों ने देखा 1990 में। 1990 में मस्जिदों से ऐलान हुआ था, ये सबको मालूम है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। या तो धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, या फिर छोड़कर चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ यहाँ, और तुम जो है कश्मीर घाटी छोड़ दो या मरने के लिए तैयार रहो। 3 ऑप्शन दिए गए थे हिंदुओं को। ये सब मस्जिदों से हुआ। कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका गढ़ मस्जिदें हैं। आतंकवादी शरण लेने के लिए और सुरक्षा बलों से बचने के लिए छिपते कहाँ हैं? मस्जिदों में छिपते हैं। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद भारत सरकार को उसके बाद से ही एक अभियान शुरू करना चाहिए था। तो हम ये जो लाल किले का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ तक ना पहुँचते, वो नौबत शायद ना आती। लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, जब जागे तभी सवेरा। तो ये जो अभियान चल रहा है, मेरा मानना है कि ये पूरे देश में चलना चाहिए। हर देश की मस्जिद के बारे में ये जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए कि मस्जिद बनी कैसे, कितना खर्च हुआ, पैसा कहाँ से आया, उससे जुड़े हुए जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनके बैंक डिटेल्स, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, और वहाँ जो कुछ होता है उस सब के बारे में भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियों को पता होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये मामला कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला देश की सुरक्षा का है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कोई भी संस्था, कोई संगठन, कोई समुदाय उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ जितना सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके उठाया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा, कोई इसको मुद्दा बनाएगा, और इस तरह का मुद्दा बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग मुद्दा बनाते रहेंगे, उनका समर्थन करने वाले मिलते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी सवाल पूछा है कि ये प्रोफाइलिंग जो हो रही है मस्जिदों की, ये मंदिरों और गुरुद्वारों की क्यों नहीं हो रही है। वैसे सुनने में तो बड़ी तर्कपूर्ण बात लगती है कि भाई प्रोफाइलिंग हो रही है धार्मिक स्थलों की, तो सबकी होनी चाहिए। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती बताएं कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे से कोई आतंकवादी निकला क्या? ये सारे आतंकवादी केवल मस्जिदों और मदरसों से ही क्यों निकलते हैं? और पूरी दुनिया में हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो उसकी जड़ आपको जम्मू कश्मीर और देवबंद में मिलेगी।